तो आइए शुरू करते हैं हम वेंट हॉफ फैक्टर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेंट हॉफ फैक्टर। ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का। देखिए, हमने इससे पहले 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा। सबसे पहले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यह है हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि डायरेक्टली डिपेंड करती थी मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। अब मोल फ्रिक्शन क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा, वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये था हमारा केबी इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। थर्ड हमने पढ़ा हमारा डेल्टा टीएफ, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है हमारा केएफ इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लास्ट हमने ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा था, और ऑस्मोटिक प्रेशर होता था मोलैरिटी इंटू आर इंटू टी। आर था सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, टी टेम्परेचर था, ठीक है। और मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये चारों की 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने आपके सामने डिस्कस करी थी, इन चारों की 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को देख के ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये चारों की 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड कर रही हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे ही डिपेंड कर रही हैं, और वो वाली प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, उसको हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम जान चुके हैं कि ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी, लेकिन यहां तक जो हमने सॉल्यूट को डिस्कस किया, जितने भी सॉल्यूट यहां तक हमने डिस्कस किए, वो सारे के सारे सॉल्यूट हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। जितने भी सॉल्यूट हमने इस टाइम तक डिस्कस किए वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट थे। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट कौन से सॉल्यूट होते हैं? फॉर एग्जांपल यूरिया हो गया, फॉर एग्जांपल शुगर हो गया, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, फॉर एग्जांपल सुक्रोज हो गया। ये सारे के सारे जो सॉल्यूट थे, इन्हें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट बोलते हैं। तो इस टाइम तक हमने जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की, उसमें जो सॉल्यूट ले रहे थे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे थे। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट वो सॉल्यूट होते हैं जो कि डिसोशिएट नहीं करते, जो कि टूटते नहीं है सॉल्यूशन में जाके। आइए आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स को लेके। आज जो हम सॉल्यूट लेंगे उन सॉल्यूट को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट वो वाले सॉल्यूट होते हैं जो कि सॉल्यूशन में जाके डिसोशिएट कर जाएं, आयंस में कन्वर्ट हो जाएं, टूट जाएं। फॉर एग्जांपल NaCl है, और NaCl जाके डिसोशिएट करेगा सॉल्यूशन में, और जब ये डिसोशिएट करेगा तो हमें देगा Na पॉजिटिव और साथ में हमें देगा Cl नेगेटिव। याद रखिए, अगर ये सॉल्यूशन में डिसोशिएट कर रहा है तो एक्वस फॉर्म में तो डेफिनेटली ये होगा। तो NaCl एक्वस, Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस लिखना है आपको। देखिए, हम सोच रहे थे कि हमने 1 मोल NaCl का लिया और सॉल्यूशन में भी जाके 1 मोल बनेगा, बिकॉज हम इससे पहले ऐसा पढ़ रहे थे कि जितने हम सॉल्यूट लेते हैं सॉल्यूशन में उतने ही सॉल्यूट होते हैं उसके। जितने हम सॉल्यूट के मॉलिक्यूल लेते हैं सॉल्यूशन में भी उतने ही मॉलिक्यूल होते हैं सॉल्यूट के, क्योंकि हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते थे। लेकिन आज जो हम सॉल्यूट पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट है, उसके जितने मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, आगे सॉल्यूशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 मॉलिक्यूल होगा, लेकिन सॉल्यूशन में हमने देखा 1 मॉलिक्यूल हमारा, 1 मोल हमारा Na का है और 1 मोल हमारा Cl का है। तो हम सोच रहे थे कि होगा NaCl का सॉल्यूशन में 1 मोल, लेकिन देखेंगे सॉल्यूशन में NaCl के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। तो अगर हम लेट करते हैं, हम इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं, तो हम सोच रहे थे कि 1 मोल NaCl अगर लेट करते हैं 3 एटमॉस्फेरिक ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होती है, ठीक है। 1 मोल के 3 एटमॉस्फेरिक ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होती है। हम ये कैलकुलेट कर रहे थे, और हम किस फार्मूले से कैलकुलेट कर रहे थे? इस फार्मूले से कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन कोई बंदा है, उसने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया, उसने देखा, उसने कहा कि 1 मोल NaCl की 3 एटमॉस्फेरिक ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू नहीं आई, वो तो आई 6 एटमॉस्फेयर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू। तो इसका मतलब ऐसा क्या था कि 3 एटमॉस्फेयर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे थे इस फार्मूला से, लेकिन निकल के आई 6। उसका कारण सिर्फ यही है कि हम सोच रहे थे कि 1 मोल है NaCl का, आगे भी 1 मोल होगा, लेकिन आगे हो गए 2 मोल। अगर मोल डबल हो गए तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी क्या होगी? चेंज होगी या डबल होगी।
तो ऐसे सारे केसेस जिन केसेस में हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिफर कर जाती है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो इन सब केसेस में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिफर कर जाती है। और इसी चीज के लिए जो फैक्टर आया या जो कंसेप्ट आया उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। देखिए आराम से समझने की कोशिश कीजिए, मैं एक बार रिपीट करता हूं आपको। देखिए इससे पहले जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की वो हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को लेके डिस्कस की। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ये थे कि अगर यहां पे 5 मोल होंगे हमारे, और सॉल्यूशन में भी देखा गया सॉल्यूशन में भी उस सॉल्यूट के 5 ही मोल थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। लेकिन आज जो हम ले रहे हैं सॉल्यूट वो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। हम सोच रहे हैं कि हमारे पास 5 मोल हैं सॉल्यूट के, ठीक, और हम ये जानते थे कि हमें 5 मोल डाले तो आगे भी सॉल्यूशन में 5 हैं, लेकिन सॉल्यूशन में हमने देखा 10 हो सकते हैं, सॉल्यूशन में हमने देखा 15 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे सॉल्यूट पे। मतलब हम कुछ और सोच रहे थे, सॉल्यूशन में कुछ और इलेक्ट्रोलाइट निकल के आए, सॉल्यूशन में वो चेंज हो गए। तो इसका मतलब जो हम कैलकुलेट कर रहे थे फार्मूला लगा के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो डिफर कर जाएगी, जो हम एक्सपेरिमेंटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकालेंगे। तो इस केस में तभी हम कहते हैं कि कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिफर कर जाती है। उसका कारण ही यही है कि नंबर ऑफ मोल इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं। तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वेंट हॉफ फैक्टर आया। देखिए अब ये बात भी आप याद रखिए कि ये जरूरी नहीं कि हमेशा नंबर ऑफ मोल इंक्रीज ही कर जाए। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां नंबर ऑफ मोल्स जितने हम सॉल्यूट के डालते हैं सॉल्यूशन में जाके नंबर ऑफ मोल डिक्रीज कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम 4 मोल ले रहे हैं, देखिए 1 2 3 और ये 4, हम 4 मोल ए के ले रहे हैं, 4 मोल हमने ए के लिए और हमने इन्हें सॉल्यूशन में डाला और सॉल्यूशन में देखा ये 4 के 4 मोल चिपक के 1 मोल बना गए, ठीक है, मतलब यहां एसोसिएट होगी, ठीक है, एसोसिएट होके जुड़ गए। तो इस केस में जो हम सोच रहे थे कि हमने 4 मोल लिए हैं सॉल्यूट के और सॉल्यूशन में भी सॉल्यूट के 4 ही मोल होंगे, लेकिन देखा गया कि ये तो हम कैलकुलेट ऐसा कर रहे थे सोच के कैलकुलेट वाले फार्मूले से, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फार्मूले से हम सोच रहे थे, लेकिन ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली कि 4 मोल नहीं आगे 1 मोल है। इसका मतलब ऐसे केसेस में भी जहां एसोसिएशन होती है वहां भी हमारी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिफर कर जाती है। जब भी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी तो वो हम फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फार्मूले से, और ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करते हैं। तो यहां तक हमने देखा कि बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में या तो होगी डिसोसिएशन या होगी एसोसिएशन, और इन डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बदौलत हमारी जो कैलकुलेट करी हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है फार्मूले से वो अलग आती है, और जो हम एक्सपेरिमेंट करके लैब में निकालते हैं वो अलग आती है। तो इन चीजों को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फैक्टर आया, जो कंसेप्ट आया, उसका नाम है वेंट हॉफ फैक्टर। तो आइए डिस्कस करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर को। वेंट हॉफ फैक्टर का सिंबल है आई। वेंट हॉफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेंट हॉफ फैक्टर हमें सिर्फ क्या बताता है वो जरा देखिए। वेंट हॉफ फैक्टर हमें सिर्फ ये बताता है कि कितने टाइम या कितने गुना हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हुए हैं। मतलब देखिए ना, ये यहां ए कितने थे, 4 थे, ठीक है, ए 4 थे और आगे ए 1 ही हो गया, लेकिन बड़ा मॉलिक्यूल हो गया ना ए का, ठीक है, जुड़ के सारे ये ए अलग अलग थे, आगे ए 1 ही बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। तो यहां ये पता चल रहा है कि कितने गुना हमारा ए आगे जाके डिक्रीज हो रहा है। ये कौन बताएगा? ये वेंट हॉफ फैक्टर बताएगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहां NaCl 1 था और आगे आपने देखा 2 हो गए, Na और Cl, तो कितने गुना हमारा इंक्रीज हो रहा है वो हमें कौन बताएगा? वेंट हॉफ फैक्टर। कि कितने गुना हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहे हैं या कितने गुना हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो हमें कौन बताता है? वेंट हॉफ फैक्टर। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, देखिए, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होते थे तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती थी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कम, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव कम हो जाती थी, ठीक है। तो
उस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब डिसोशिएट हो रहा था तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही थी। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़ रहे थे, एसोसिएट हो रहे थे, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम सोच रहे थे कि ऑब्जर्व कैलकुलेट कर रहे थे कि हम सोचते थे कि 4 हैं तो आगे भी 4 होंगे, लेकिन ऑब्जर्व किया गया आगे 1 है। तो इसका मतलब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोशिएट होंगे तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। तो इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूं कि आई हमें सिर्फ यह बताता है कि कितनी टाइम हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ये आप ऐसा भी बोल सकते हैं या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कितने टाइम हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं या कितने टाइम हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये हमें बताता है आई। तो आई का एक फॉर्मूला है या आई को हम ऐसा लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक, डिवाइड कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो ये है डेफिनेशन हमारे आई की। पहला केस में लेता हूं आपके सामने डिसोसिएशन का, देखिए आपको क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो पहला केस में ले रहा हूं डिसोसिएशन का, लिया मैंने डिसोसिएशन का केस। डिसोसिएशन में हमने अभी एग्जांपल आपके सामने ली थी NaCl की, ठीक है। अब NaCl डिसोशिएट करेगा, 100% लेट करते हैं डिसोशिएट कर रहा है, जिसके लिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो NaCl ने डिसोशिएट किया और जब NaCl टूटा तो टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। एक्वस फॉर्म में है, सब आप समझ लीजिए। यहां 1 मोल है NaCl का और आगे हमने देखा कितने मोल, 1 मोल ये 1 मोल ये, तो कितने मोल बन गए सोल्यूट के, 2 मोल बन गए। देखिए हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पड़ी है वो सिर्फ डिपेंड करती है नंबर पे, वो डिपेंड नहीं करती कि आगे Na और Cl है और पीछे NaCl है, ठीक है। वो डिपेंड नेचर पे नहीं कर रही, वो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है। उससे नहीं फर्क पड़ता कि ये सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो गए हैं, उससे सिर्फ फर्क पड़ता है कि कितने हैं मॉलिक्यूल या नंबर, ठीक है। तो याद रखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जरा सोचिए यहां आई की वैल्यू क्या है। आई का फॉर्मूला है I दैट इज वेंट हॉफ फैक्टर। I का फॉर्मूला है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सोल्यूट के बनेंगे आफ्टर डिसोसिएशन। कितने हैं जी, 2 हैं, 2। और कितने थे पहले बिफोर डिसोसिएशन, 1। तो क्या आंसर निकल के आया, आंसर निकल के आया 2। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल आप देख लीजिए MgCl2, ठीक है। इसके लिए भी सेम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और 100% डिसोसिएशन है। तो हम देखेंगे MgCl2 का हमने 1 मोल लिया था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे कि आगे भी 1 मोल होगा, लेकिन ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है और आगे जाके ये टूटेगा Mg2 पॉजिटिव में और 2 टाइम Cl नेगेटिव में। तो 1 मोल इसका है, 2 मोल इसके हैं, तो कितने मोल बन गए, 3 मोल बन गए। तो I की वैल्यू आफ्टर डिसोसिएशन क्या है, 3 मोल, बिफोर डिसोसिएशन क्या है, 1 मोल। तो क्या निकल के आई, 3 निकल के आई हमारा वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेते हैं, Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। अगर ये डिसोशिएट करेगा तो डिसोशिएट करेगा 2 टाइम Al3 पॉजिटिव में प्लस 3 टाइम SO4 2 नेगेटिव में। हमने 1 मोल लिया था हमारे इस साल्ट का और आगे हमने देखा 3 मोल इसके बन रहे हैं, 2 मोल इसके, मतलब 5 मोल बन रहे हैं। तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या है, 5 और बिफोर डिसोसिएशन क्या है, 1। तो आई की वैल्यू क्या निकल के आई, 5 निकल के आई। इन शॉर्ट अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि जब भी डिसोसिएशन हो रही है हमारे वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो लिख सकते हैं जब भी डिसोसिएशन होगी आई की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। ये बात आप याद रखिए। मोर एवर जब भी डिसोसिएशन होती है हम ये सोच रहे थे कि एक मोल है, आगे 1 मोल होगा,
1 मोल है, आगे 3 मोल बन के देखिए, आगे भी 1 मोल होगा, 1 मोल है, आगे भी 1 मोल होगा, लेकिन 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, 1 मोल से 3 मोल बन रहे हैं, 1 मोल से 5 मोल बन रहे हैं। तो मतलब हम ऐसा सोच रहे थे कि कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, लेकिन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब जो प्रॉपर्टी हमने निकाली वो बढ़ गई, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑब्जर्व, जो हम एक्सपेरिमेंट से किया। तो इसका मतलब इन केस ऑफ डिसोसिएशन हमारी ऑब्जर्व जो हमने एक्सपेरिमेंट से किया वो वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा ग्रेटर होती है जो हम फार्मूले से निकालते हैं, और फार्मूले वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये था सिंपल सा कंसेप्ट डिसोसिएशन का। बस डिसोसिएशन में आपको याद रखना है कि आई की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होती है, और उसके बाद ऑब्जर्व जो हम करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट से लैब में, वो हमेशा ज्यादा होती है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं फार्मूला से, या फार्मूला से हम निकालते हैं। तो ये था हमारा डिसोसिएशन। आइए देखते हैं एसोसिएशन का एक कंसेप्ट। एसोसिएशन में क्या होता है जरा वो देखिए। चलिए एसोसिएशन में देखते हैं। अब लेते हैं एसोसिएशन का केस हम। देखिए एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन में क्या होगा जरा समझने की कोशिश कीजिए। एसोसिएशन के लिए मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं अपना इथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, CH3COOH। और कितने मोल लिए हैं आप देखिए, 2 मोल लिए हुए हैं, तो लिख लीजिए 2 मोल लिए सर ने इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड की, और 100% एसोसिएशन हो रही है, 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा 1 है, ठीक है। और हम ये ले रहे हैं बेंजीन की एक सॉल्यूशन है उसमें। जैसे ही इसे बेंजीन की सॉल्यूशन में डालेंगे, हमारा एसिटिक एसिड जो 2 मोल था वो जुड़ के 1 मोल बनाएगा। देखिए कैसे, CH3 है, ये है CH3, ये है C, ये है O, ये है O और ये है H, ठीक है। CH3COOH, CH3COOH, क्लियर। अब दूसरा CH3 लेता हूं, CH3, ये है C, ये है हमारा O और ये है हमारा OH। देखिए अब हम जानते हैं जैसे ही इसको बेंजीन सॉल्यूशन में डालेंगे, ये हमारा O और ये हमारा H आपस में इंटरेक्शन शो करना शुरू कर देंगे, आपस में बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे, एंड दैट वेरी इंटरेक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस इंटरेक्शन या इस इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हम सोच रहे थे कि हमने 2 मॉलिक्यूल डाले सॉल्यूट के, आगे सॉल्यूशन में 2 मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन आगे सॉल्यूशन में कितने मोल आए सॉल्यूशन के, 1 मोल आया। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये क्या है, ये एसिटिक एसिड था और ये क्या बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये छोटा था ये बड़ा बन गया। बस फर्क किससे पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है ये 2 थे और ये 1 हो गया। तो इस केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आई की वैल्यू। आई की वैल्यू देखिए, आफ्टर, देखिए आफ्टर एसोसिएशन क्या थी, 2 थी, और बिफोर एसोसिएशन क्या हुई, सॉरी आफ्टर एसोसिएशन क्या थी, 1 थी, ठीक है। आफ्टर एसोसिएशन 1 है ना, और बिफोर पहले एसोसिएशन क्या थी, 2 थी। 1 डिवाइडेड बाई 2, और 1 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या होता है, 0.5, हाफ होता है, आधा होता है, यही बात है ना, ठीक है। तो ऐसे बड़ी एग्जांपल्स हैं। देखिए मैक्सिमम जो एग्जांपल एसोसिएशन में आएंगी वो सारी की सारी कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल हैं। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड, उन कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम बेंजीन सॉल्यूशन के बीच डालेंगे तो वो एसोसिएशन शो करेंगे। एसोसिएशन शो करेंगे मतलब डाइमर बना देंगे। देखिए एक एग्जांपल और लेता हूं, लेट करते हैं, देखिए आराम से। ये हमारा है A1, ये हमारा है A2, ये हमारा है A3। कितने मोल हैं, 3 मोल हैं, ठीक है। 3 मोल हमने लिए A के। अब जैसे कि सॉल्यूशन मैंने डाला, हमने देखा ये A आपस में जुड़ गए, A जुड़ गए, कितने मोल बना, 1 ही मोल बना, बड़ा बन गया लेकिन 1 ही मोल बना। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं A3, 1 मोल। अब जरा सोचिए आई की वैल्यू, यहां पे आई की वैल्यू बिफोर, सॉरी आफ्टर एसोसिएशन क्या है, 1 है, और बिफोर एसोसिएशन क्या है, 3 है, तो होगी ना हाफ, ठीक है, हाफ से भी आधी कम, ठीक है, 1/3। अच्छा अगर यहां 5 मोल ले लेते हैं हम, ए के 5 मोल ले लेते हैं, ए के मैंने 5 मोल ले लिए, तो ये 5 मोल लेट करते हैं, आगे जाके जुड़ गए तो A5 बना लिया, आगे 1 मोल है, और पीछे कितने मोल थे, 5। हम सोच रहे थे कि यहां भी 5 होंगे, लेकिन आगे जाके 1 बन गया, तो होगी ना आई की वैल्यू चेंज। मतलब हम सोच रहे थे, हम जो कैलकुलेट कर रहे थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो कुछ और थी, लेकिन हमने जो ऑब्जर्व किया वो कुछ और निकल के आई। तो इस केस में आपको हर जगह दिखाई दे रहा है कि जो आई की वैल्यू है वो लेस देन होगी 1। आई की वैल्यू
लेस देन 1 होगी, यहां भी कंसेप्ट क्लियर है। और हम जो कैलकुलेट करते थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिफर करेगी, लेकिन ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा इस केस में कम आएगी एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लिख सकते हैं कि इस केस में ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लेस देन होती है एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां तक हमने एसोसिएशन और डिसोसिएशन को पढ़ा। आइए आगे देखते हैं थोड़ा कंसेप्ट। अब बात यह आती है कि कैसे निकाला जाए, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, कैसे पता चला जाए कि एक्चुअल में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है क्या। अब कैसे पता कर सकते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की सच में वैल्यू होती क्या है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या मैं आई को ऐसा लिख सकता हूं, जरा आप बताइए। आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्या मैं आई को ऐसा लिख सकता हूं, जरा देखिए एक बार, ठीक है। I इज इक्वल टू ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि I बताता क्या है हमें। I हमें बता रहा है कि कितने गुना हमारा पार्टिकल, हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, हमारे नंबर, हमारे मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है कि कितने गुना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है या कितने गुना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम हो रही है, ठीक है। यहां तक यही बताता है। देखिए अगर I यहां ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तो I ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा। अगर ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब यहां 4 है और यहां 2 है, तो I हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। देख लीजिए 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, 2 आएगा ना। तो हमेशा I ग्रेटर देन 1 होने वाला है। लेकिन अगर ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम होगी एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तो I हमेशा लेस देन 1 होगा। देखिए ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, लेट करते हैं 1, ठीक है, और कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है 2, तो I हमेशा लेस देन 1 होगा। देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2, ऑब्जर्व 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो I हमेशा लेस देन 1 होगा। मतलब ये जो ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ये यही तो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये यही है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। और कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। तो बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन सच नहीं है, सच तो यह है कि डिसोसिएट और एसोसिएट करके हैं कितने, क्योंकि सब उस पे डिपेंड कर रहा है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सब उन पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं दिस इज रियल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, यही सच है। अगर ये पता चल जाए तो वेंट हाफ फैक्टर की सारी प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बस इसको कैसे पता करना है, इसको देख लीजिए ना। ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसके बराबर होगी, कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई कर लीजिए I से, तो हमें निकल जाएगा ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का कंसेप्ट पूरा। हमें जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ रही थी वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहां से हमारे सारे के सारे फॉर्मूले क्या होंगे, मॉडिफाई होंगे। जिन फॉर्मूले को हमने इससे पहले पढ़ा था, जो प्रॉब्लम हमें आ रही थी वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखिए कैसे हम लिखते थे, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को P नॉट ए डिवाइडेड माइनस पी ए डिवाइड बाई P नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये थी हमारी कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। और अगर मैं कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को I से मल्टीप्लाई कर लूं तो हमें मिल जाएगा ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट। ये है हमारी ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। और I को निकालना आप 2 मिनट पहले सीख चुके हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन में। अगर मैं डेल्टा TB को ऐसे लिखता था KB इंटू M, ये थी हमारी कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर मैं कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को वेंट हाफ फैक्टर I से मल्टीप्लाई कर लूं तो हो जाएगा ना ये हमारी ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं डेल्टा TF को ऐसे लिखता था KF इंटू M, तो अगर मैं इसे I से मल्टीप्लाई कर लूं तो दिस इज द ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोलाइट। और सिमिलरली अगर मैं पाई ऑस्मोटिक प्रेशर को MRT लिखता था, I से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमारा सारी की सारी दुविधा यहां पे समाप्त हो जाएगी।
सारा का सारा प्रॉब्लम यहां पे खत्म हो जाएगा। तो ये आई से मल्टीप्लाई करने पे हमारा पूरा का पूरा जो कंसेप्ट था ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, जो हम नहीं समझ पा रहे थे या नहीं निकाल पा रहे थे, वो हम निकाल सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूले हमारे इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी एज वेल एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी लगेंगे। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई की वैल्यू आप पुट कर लीजिए उस टाइम 1, तो आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, बाकी सब सेम है। तो अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप आई निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था। तो ये था हमारा लेक्चर वेंट हाफ फैक्टर पे। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।